हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन। ये है टर्म 2 का, ठीक है। अगर विषय का बात करें तो विषय इसमें हम लोग गणित का सेट 1 को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक आपका टोटल होगा 40, समय आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये इस मॉडल में 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन में जो है ना आपका क्वेश्चन है 7, टोटल प्रश्न कितना है 7, और दूसरा सेक्शन में कितना है, इसमें भी है 7, और यहाँ पर देखिए तीसरा सेक्शन में है आपका 5 प्रश्न। टोटल मिला के कितना हो गया 7 7 14, 14 5 19। टोटल प्रश्न आपका कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन आपका हो गया टोटल 19। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक में कितना प्रश्न है, 7 प्रश्न। 7 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि कितना नंबर का है, तो वो 2 नंबर करके आपका होगा, 2 मार्क्स का है, मतलब 2 नंबर वाला प्रश्न है। कितना, 5 ही आपको उत्तर देना है, 7 में से 5 उत्तर देना है, जो कि वो 2 नंबर करके है। तो इसमें से आपका नंबर कितना आ गया, देखिए 5 गुना 2, 5 दूनी 10, ये 10 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। अब आगे देखिए सेक्शन बी में भी आपका प्रश्न कितना है, टोटल 7 है, ठीक है। कितना से, तो प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक, इसमें भी आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर वाला होगा। कितना नंबर का, 3 नंबर वाला होगा। तो देखिए 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि 3 नंबर वाला होगा। तो कितना नंबर हो गया, 5 गुना 3, 5 तिया 15 नंबर यहाँ से आपका आ गया, ठीक है। फिर आगे देखिए सेक्शन 5 में टोटल प्रश्न कितना हो गया, तो टोटल प्रश्न आपका हो गया 5। 5 में आपको कितना उत्तर देना है, 5 में आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। और ये कितने नंबर का है, तो ये 5 नंबर का है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स का। तो 3 गुना 5, 3 5 15, यहाँ से आ गया फिर आपका 15 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल इसको ऐड करने पर क्या आता है, देखिए 5 5 10, यहाँ 0, 1 2 3 और 1 4। टोटल आपका जो मार्क्स आ गया वो कितना आया, 40 आ गया। कितना मार्क्स आया, 40 नंबर का आपको टर्म 2 में एग्जाम देना है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब इसका एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें पहला नंबर का प्रश्न में कहता है बिंदुओं -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न कहता है बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं x1 y1, ठीक है, और यहाँ पर x2 और y2। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है, AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x2 का वैल्यू कहाँ है, x2 का वैल्यू यहाँ पर है। तो x2 का वैल्यू -1 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस में है, बहुत कंफ्यूजन होता है माइनस वाला, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया है। किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू -1 था, मैंने -1 लिख दिया है। अब देखिए माइनस है फॉर्मूला से, तो -1 मैंने लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू कहाँ पर है, x1 का वैल्यू यहाँ पर -5 है। तो देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस है और इसका वैल्यू भी यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -5। तो -5 का क्या करना है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट बंद कर लेना है, अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, प्लस देंगे। y2 का वैल्यू खोजना है, y2 का वैल्यू देखिए 3 है, यहाँ पर 3 लिखना है, माइनस है फॉर्मूला से माइनस। अब y1 का वैल्यू खोजिए, तो y1 का वैल्यू देखिए 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखना है। अब इसका पूरा होल स्क्वायर कर देना है, क्लियर है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट, देखिए -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले अंदर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस हो गया और यहाँ से 5 हो गया। अब इसका पूरा होल स्क्वायर तो अभी बचा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट जो है ये अभी बचा हुआ है, सिर्फ अभी छोटा ब्रैकेट को हम लोग तोड़े, ये बड़ा ब्रैकेट तो अभी बचा हुआ है, अब इसका होल करेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 में तो 7 माइनस होगा नहीं, 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए -1 + 5 तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो देखिए कितना होगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा तो 5 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या होता है, तो -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 को 2 बार लिखना, 2 बार लिख दीजिए -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस गुना करते हैं प्लस होता है, 4 चौके 16 मतलब +16, प्लस चिन्ह आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि प्लस चिन्ह छुपा हुआ था, तो यहाँ पर आप 16 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आगे हम लोग करते हैं, 4 चौके 16, इसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर 16। अब देखिए ये आ गया कितना, 16 16 32, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2, 4 चौके 16 दूना 32, ठीक है। अब ये आ गया मात्रक, इतना मात्रक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए प्रश्न है हमारा, यदि sin a 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है फ्रेंड्स, sin a का वैल्यू, पूछ क्या रहा है cos a और tan a का वैल्यू, ठीक है। निकालना है cos a और tan a का वैल्यू, sin a का वैल्यू दिया हुआ है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, sin cos tan, कोसेक सेक कॉट। तो यहां पर देखिए इसको मैं एक ट्रिक से आपको समझाता हूं। यहां पर याद रखिए फ्रेंड्स, देखिए साइन के नीचे L A L K K A। फ्रेंड्स यहां पर ये ट्रिक है, ध्यान से याद रखिएगा। देखिए ये ट्रिक का क्या, देखिए इसको आपको याद रखना है लाल, क्या याद रखना है लाल, और इससे आपको याद रखना है कक्का, ठीक है। क्या हो गया लाल कक्का, लाल LAL, लाल KKA कक्का, ठीक है, लाल कक्का, इसी से आपको याद रहेगा, ये ट्रिक है लाल कक्का, इससे याद रखिएगा। अब देखिए L से लंब, L से लंब, A से आधार और फिर L से लंब, K से कर्ण, K से कर्ण और A से आधार। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए साइन का क्या हो जाएगा लंब, और ये देखिए इसको मान लीजिए बट्टा, इसको क्या मान लीजिए बट्टा, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, साइंस का फॉर्मूला क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण, कॉस का क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, टेन का लंब बट्टा आधार। अब उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक का कर्ण बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टा आधार और कॉट का आधार बट्टा लंब। बस इसी से फॉर्मूला से आपका सारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए का देखिए क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, मतलब यहाँ से आपका क्या आ गया लंब और यहाँ से आ गया कर्ण, इसका मतलब यहाँ पर लंब का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लंब का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, ठीक है, लंब का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है, देखिए कर्ण का मान यहाँ से 4 दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लंब का तो पता है, कर्ण का भी पता है, तो गायब कौन है एक आधार, कौन गायब है आधार, तो आधार को पता तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा लंब कर्ण और आधार तीनों का मान पता करना होगा, तब ही क्या होगा कॉस और टेन का मान आपका निकलेगा। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए
यहाँ से मान लीजिए ए बी ये सी, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से क्या होता है, जो देखिए जो 90 डिग्री वाला कोण होता है ना, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, ये होता है कर्ण। ये कभी नहीं बदलता है। आधार बदल सकता है, लंब बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये हो गया लंब। कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, कर्ण नहीं बदलने वाला है। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिए, कर्ण को एच से भी हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बी से बोलते हैं बेस, और लंब को यहाँ पर परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर पी भी बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस एच बोलते हैं, आधार को बेस बी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया किसका मान है, लंब का मान दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मान इसका मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का मान नहीं दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आधार निकाल सकते हो, अगर ये दोनों दिया है तो लंब निकाल सकते हो, कर्ण और आधार दिया है तो कर्ण भी निकाल सकते हो, लंब और आधार दिया है तो, मतलब इन तीनों में से दो वैल्यू दिया है, मतलब दो को वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू आप पता कर सकते हो इसी फॉर्मूला से, और कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, बेस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा बायां ओर, बायां ओर पहले से है 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इधर बच जाएगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4 चौके 16, 3 तिया 9 बराबर इधर हो गया बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो यहाँ से रूट हो जाएगा 16 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए 16 में 9 घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर रूट 7। ये b का वैल्यू आ गया, मतलब आधार का वैल्यू कितना आ गया, आधार का वैल्यू आ गया रूट 7। ठीक है, ये रूट 7 निकल के आया, यहाँ से आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग कॉस का और टेन का अब इसी से मान निकलेगा, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉस है, कॉस ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए कॉस ए का वैल्यू, तो मैंने अभी बताया आपको एल ए एल, के ए, लाल कक्का। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस, तो कॉस का क्या होगा, ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण यहाँ पर लिख सकते हैं आप, आधार बट्टा कर्ण। इसका वैल्यू देखिए आधार का मान कितना निकला, देखिए यहाँ पर आधार का मान अभी तुरंत निकाले रूट 7, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 7 बट्टा कर्ण का मान, कर्ण का मान कितना दिया हुआ था 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए आगे tan a का, तो tan a का हम लोग निकालेंगे, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लिख लेंगे यहाँ पर पहले लंब बट्टे आधार। अब देखिए लंब का मान हम लोग खोजेंगे, देखिए लंब कितना है, लंब का मान 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, और आधार, आधार अभी निकालें रूट 7, तो यहाँ से रूट 7 निकालेंगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से निकालते हैं कि दो वैल्यू अगर दिया है तीसरा वैल्यू नहीं पता है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग तीसरा वैल्यू को फाइंड करते हैं, निकालते हैं, फिर जिसका मान निकालने बोलता है उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है, तो लाल कक्का, लाल कक्का याद रखिएगा, ये ट्रिक है। चलिए अब आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है मान ज्ञात कीजिए,
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न में कहता है मान ज्ञात कीजिए टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको 45 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तभी आपका ये सवाल बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए टेन 45 डिग्री का मान कॉस, तो फ्रेंड्स टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान जितना होता है साइन 60 डिग्री का मान उतना ही होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, √3/2, इसका भी √3/2। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, 2 लिखेंगे यहाँ से, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या इंटू है, प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बस वही होता है, इसको भी लिख लेंगे √3/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ से कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर √3 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस करेंगे यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट के अंदर समान संख्या है, दोनों गुना होके क्या हो जाता है, रूट आ जाता है और वही संख्या आ जाता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ गया। अब इसको यहाँ पर सोल्व करना है, देखिए यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, इसको 2 लिख सकते हैं आप, 2 से 1 को गुना करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ से प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ से आप यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 1 दे सकते हो। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, देखिए 4 4 और 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब देखिए 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, मतलब यहाँ से भाग देते हैं, 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ते हैं, 4 आता है तो 4 बार, तो वही 4 को ले जाके अंश में जाके गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 का पढ़ा कितना बार में 4, 1 बार में 4, 1 को ऊपर में गुना करेंगे 3 × 3, तो यहाँ पर 3 अंश में गुना करते हैं भाग देने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए 4 × 4 आया, तो ऊपर में जाके इसको भी गुना करेंगे 3 × 3 आएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से हो गया 8 और 3, ये 11 माइनस 3/4। अब 11 में 3 माइनस करेंगे हो जाएगा यहाँ 8, 8/4, ये 4 दूनी 8, ये आ गया 2 इसका आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, सिद्ध करें cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसका LHS प्रूफ करके RHS दिखाना है, मतलब इसका आंसर 0 प्रूफ करना है, इसको 0 लाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसको चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप LHS, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखिएगा बराबर, देखिए क्या है, तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू, यह डिग्री है, साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये LHS हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब भी प्रूफ करने वाला होता है ना, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें किसी इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर चेंज करना होता है। ठीक है, इन दोनों में से या फिर इसको चेंज कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स cos 38 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ cos 38 डिग्री को बदले हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अब उसी तरह हम लोग बदलेंगे इसको cos 52 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू लिखेंगे, यहाँ पर इंटू है इसलिए। अब देखिए cos 52 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पर लिख देंगे 38 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 90 में 38 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 52। अब देखिए माइनस है तो यहाँ से हम लोग माइनस लिख लेंगे, फिर इधर है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये हम लोग इस टर्म को क्या किए, इसको हम लोग नहीं चेंज किए, सिर्फ हम लोग इसको चेंज किए। यहाँ पर देखिए यहाँ से चेंज किए सिर्फ इसको। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए cos 90 डिग्री माइनस
थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा। देखिए थीटा की जगह में कौन है, तो 52 है, तो यहाँ पर 52 डिग्री लिख लेंगे। अब इंटू है, अब देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से भी हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 38 डिग्री। और यहाँ देखिए माइनस है, फिर है साइन 38 डिग्री इंटू है साइन 52, साइन 52। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर दिख रहा है ना। कहाँ पर बराबर दिख रहा है, देखिए साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, और यहाँ भी देखिए साइन 52 डिग्री इंटू 38 डिग्री। इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में है ना, इसलिए इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा देखिए, और नहीं तो ऐसे कीजिए ना, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। अब इसको हम लोग सजा लेंगे, देखिए साइन 52 डिग्री पहले था, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। अब देखिए अब तो बराबर हो गया ना, अब बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये हो गया ये RHS, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखिए हल, और सबसे पहले लिखिए दिया गया है, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसमें त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप। तो यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R बराबर क्या दिया है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ से ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई H बराबर हो जाएगा, ये भी देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब बेलन निकालने बोला है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो पाई R² H होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अब इंटू देखिए R का स्क्वायर, तो R का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 7 × 7 हम लोग लिख सकते हैं, 2 बार 7 लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसीलिए। अब गुना में फिर H मतलब 5, हाइट का दिया हुआ है वैल्यू 5। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से 7 से 7 इसको काट सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से इसको हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और हासिल 1 15, यही आ गया, ये आ गया 154। और यहाँ से फिर 5 है। अब देखिए 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 2 27, 5 का 5 और 2 7, ये हो गया 770 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। आगे 6 नंबर में देखिए कहता है माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न में कहता है माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स माध्यिका तथा बहुलक के बीच जो है ना, इसमें संबंध बताने बोला है। कभी कभी माध्य का वैल्यू निकालने बोलेगा, माध्यिका का वैल्यू निकालने बोलेगा, या फिर बहुलक का वैल्यू निकालने बोलेगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी रहता है। लेकिन यहाँ पर संबंध बताने बोला है तीनों के बीच। तो याद रखिएगा कि उसका संबंध जो होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 माध्य। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया इसका संबंध, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 माध्य, ये हो गया इसका संबंध। आप इस संबंध को याद रख लीजिएगा, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था।
चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो देखिए आगे फिर क्या कहता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें देखिए कह रहा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता इसमें निकालना है। और देखिए बी नंबर में देखिए कहता है इसमें एक सम संख्या आने की प्रायिकता। ये दो क्वेश्चन है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता और एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संभावित परिणाम क्या होगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। पासे को अगर हम लोग एक बार फेंकेंगे, एक आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, बस इतना ही आएगा। ये संभावित परिणाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर में कहता है प्रायिकता किसका, तो विषम संख्या, प्रायिकता विषम संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टा में आपको लिखना है कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो विषम संख्या कितनी बार आने की संभावित घटना होगा, देखिए 1 आएगा, ये विषम संख्या है, 2 तो नहीं होगा, 3 आएगा, 4 नहीं, 5, मतलब 5, 3, 1, ये 3 घटना होगा विषम आने की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, और कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो देखिए कितना घटना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये निकल के आ गया 1/2। ये हो गया इसका पहला नंबर का आंसर। अब ठीक वैसे ही हम लोग अब बी नंबर का भी निकालेंगे। तो देखिए बी नंबर में कहा था प्रायिकता सम संख्या, तो सम संख्या का कहा है, तो उसमें भी हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, मतलब इसमें भी कितना है, तो 3 घटना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पर 3 लिखिएगा, और कुल परिणामों की संख्या बस वही 6 लिखना है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो क्या होगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, ये हो गया इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंडों को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लीजिए, माना बिंदुओं ए मान लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ देखिए 5 -6, यहाँ पर तो कोई इसका बिंदु का नाम नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे। ठीक है, और इसको बी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना बिंदुओं ए कितना है, तो 5 -6 और बी इसको मान लेंगे -1 -4। ये बिंदु दिया हुआ है -1 -4, इसको हम लोग बी मान लेंगे, और 5 -6 इसको हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, माना बिंदुओं ए 5 -6 और बी -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेंगे m1 अनुपात m2, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। ठीक है, ये मान लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिंदु जो होता है ना, तो यहाँ पर देखिए एक होता है x और एक होता है y। कोई भी बिंदु जो होता है तो वो क्या होता है, x और y होता है, x और y होता है। तो यहाँ पर देखिए x और y हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2। ये हो गया x के लिए। ठीक है, y के लिए भी होता है, तो ये y के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बगल में। तो देखिए y के लिए क्या लिख देंगे, m1 y2 + m2 y1 बाय m1 + m2। ये y के लिए है और ये x के लिए है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप लेके बना सकते हो। ठीक है, दोनों लेना जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका ले लेता हूँ, x का वैल्यू ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है, क्या पता है कि y अक्ष में, या कौन सा अक्ष में कहा है कि y अक्ष में m1 m2 को विभाजित करेगा। तो y अक्ष में x का वैल्यू हम लोग को पता हो जाएगा। कैसे, देखिए y अक्ष में जो x का वैल्यू क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 बट्टा में m1 + m2। बस इसी से लेंगे और यहाँ से हम लोग का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग y को छोड़ देंगे, क्योंकि y वाला फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे हैं, x वाला फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ x का वैल्यू ले लेंगे हम लोग, y को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 0 बराबर, अब यहाँ देखिए ये लिए x का वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि x का फॉर्मूला ले रहे हैं, इसलिए x का वैल्यू लेके बनाएंगे। ठीक है, x का वैल्यू ये है, ये y का वैल्यू, तो y का वैल्यू पता नहीं है तो नहीं निकालेंगे इसका। यहाँ इस फॉर्मूला को हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ से देखिए m1, तो m1 पता नहीं है, तो क्या करेंगे m1। ठीक है, m1 पता नहीं है, देखिए m1 m2 पता नहीं है वैल्यू, तो m1 लिखेंगे * अब देखिए यहाँ पर x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका x1, ये y1, और ये हो गया x2, ये y2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है
-1, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे -1। फिर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस करेंगे m2 का वैल्यू पता नहीं है, m2 को छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 से, तो x1 कहाँ है, x1 यहाँ है 5 दिया है उसका वैल्यू, 5 लिखेंगे। और नीचे देखिए m1 प्लस m2 जैसा का तैसा धर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू पता हम लोग को नहीं है इसलिए, ठीक है। अब देखिए m1 और m2 को यहाँ से हटा देंगे, नीचे है ना, इसको भाग में तो हटा देंगे तो कहाँ चल जाएगा, इस साइड, बराबर के इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए m1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 ही होगा, लेकिन यहाँ का, लेकिन इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, प्लस करेंगे फिर यहाँ पर देखिए 5m2, 5 ये हो गया m2, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, बराबर में देखिए -m1 प्लस 5m2। अब इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ बगल में, ठीक है। अब देखिए -m1 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे बाईं ओर, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 बराबर, इधर देखिए दाहिनी ओर कौन बच गया, तो राइट साइड में हो गया 5m2। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से m2 को फ्री करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड आएगा m1 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है, भट्टा में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा, गुना में था इधर तो इधर आके भाग में। अब उधर कौन बचा, 5, तो यहाँ देखिए 5 के नीचे तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बट्टा का मतलब ही तो होता है ना अनुपात, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर है, तो बराबर देंगे। अब यहाँ भी तो बट्टा है ना, ठीक है, बट्टे को ही तो हम लोग अनुपात बोलते हैं, तो 5 अनुपात यहाँ लिख देंगे 1, ये तो हो गया, आ गया आंसर इसका, ठीक है। m1 m2 का अनुपात निकालना था, ये आ गया आंसर 5 अनुपात 1, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यह दिया हुआ है बिंदु देखिए 5 2, बी बिंदु देखिए 4 7 और सी बिंदु का देख लीजिए 7 -4। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5 2, B 4 7 और C 7 -4 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है A B और C, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ हल लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए बिंदु ये A है और ये B है और ये C। A बिंदु का कितना है, देखिए A बिंदु 5 2, 5 2, B बिंदु कितना है 4 7 और C बिंदु 7 -4, 7 -4। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, तो आप इसे याद रखिएगा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 और ये y3 है। तो फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज का 3 बिंदु दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालने कहता है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, मतलब हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में क्या करना है, उसका वैल्यू को यहाँ पर बैठाना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। अच्छे से बैठाइएगा, जरा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम लोग मान को बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1/2। अब बड़ा ब्रैकेट लिखना है। देखिए x1 का वैल्यू पहले लिखना है, तो कहाँ है x1, तो ऊपर में होगा x1 का वैल्यू कितना है, तो 5।
इंटू y2 का वैल्यू, y2 वैल्यू देखिए यहाँ पर है 7 माइनस y3, तो y3 है देखिए यहाँ पर -4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस फार्मूला में भी है और यहाँ मान भी दिया हुआ है, देखिए y3 का मान भी दिया हुआ है यहाँ पर -4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख लेंगे -4। अब प्लस यहाँ पर देखिए x2, तो x2 का वैल्यू देखिए कितना है 4, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 इंटू y3 का वैल्यू -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। फिर देखिए माइनस, तो माइनस y1, तो y1 हम लोग देखेंगे, y1 देखिए यहाँ है 2, तो यहाँ पर 2। अब आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे x3, तो x3 को देखेंगे हम लोग, x3 है 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए y1 माइनस y2, तो यहाँ से लिखेंगे y1, तो y1 2 माइनस y2, तो y2 का वैल्यू देखिए 7 लिख देंगे y2 का वैल्यू। अब इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। आगे अब इसको हम लोग हल करेंगे, एकदम आराम से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना है 5, तो 5 को भी बाहर रहने देते हैं क्योंकि अभी पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पर फिर देखिए +4 -4 -2 हो जाएगा -6, प्लस यहाँ से आ जाएगा 7, 2 में 7 तो माइनस नहीं होगा, 7 में 2 माइनस होगा तो हो जाएगा -5। अब इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 यहाँ से 5 आ जाएगा, इसके अंदर में सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 7 4 11, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब यहाँ पर प्लस देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ 6, तो कितना हो जाएगा 4 6 जा मतलब 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, प्लस 7 5 35, ये हो गया 35, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का क्योंकि माइनस है। अब फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ से 11 5 55, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब देखिए आगे 1/2 यहाँ से 55 को रहने देते हैं क्योंकि प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ता है और वही चिन्ह लगता है। 5 4 9, 3 2 यहाँ से आ गया 5, ये हो गया माइनस चिन्ह लग जाएगा जोड़ के। अब देखिए इसको 1/2, अब इसको घटा देंगे, 9 में 5 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, अब 5 में 5 घटेगा तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस चिन्ह, इधर से घटाया इसीलिए बड़ा का चिन्ह, जिधर से घटाएंगे उधर का चिन्ह, अलग अलग चिन्ह में घटा के बड़ा वाला का चिन्ह, देखिए अलग अलग प्लस चिन्ह था माइनस चिन्ह, घटा के बड़ा वाला का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 1/2, ब्रैकेट हटा देंगे, इंटू आ जाएगा -4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया -2। तो इसको हम लोग सीधा सीधा 2 लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे और इसका हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मैंने ए बी को ऊर्ध्वाधर यहाँ पर मान लिया, ठीक है, मान लिया जाए। ये बी सी जो है ये धरती है, यहाँ पर जो है ए बी खड़ी है, कौन, ये है मीनार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहता है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु बी से बिंदु सी का बीच का दूरी 15 मीटर है। तो यहाँ से कहता है मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है,
तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मीनार खड़ा है तो कितना डिग्री पर खड़ा होता है, तो कोई भी मीनार ये रहे या पर खंभा रहे तो कितना होता है, 90 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। हम लोग को ऊंचाई पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो मान लेते हैं ए बी। और फिर देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है BC का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर कोण दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या है, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इस कोण थीटा की मदद से हम लोग का निकल जाएगा ए बी। और ये देखिए इसको लंब और इसको आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, तो tan का होता है। तो यहाँ हम लोग tan वाला फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे, तो देखिए tan कितना डिग्री है, डिग्री दिया हुआ है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ये लंब, यहाँ से लंब बट्टा आधार, ये लंब है ये आधार है, ठीक है। अब देखिए इसको लंब को हम लोग क्या माने हैं, तो ए बी माने हैं, और इसका आधार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BC, यहाँ से BC आधार हो गया BC। अब देखिए यहाँ से tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर, देखिए ए बी का वैल्यू तो पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा BC का वैल्यू पता है क्या है 15 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 लिख देंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी, ठीक है। देखिए यहाँ से हो जाएगा √3 यहाँ पर है, इधर जाके ये गुना हो जाएगा, तो √3 × 15 इज इक्वल टू, अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 15√3 बराबर ए बी। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे ए बी बराबर 15√3 मीटर, ये हो गया मीनार का ऊंचाई, आंसर आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। यदि tan A बराबर cot B, यदि tan A बराबर cot होगा, यहाँ पर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 11 नंबर का प्रश्न कहता है यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, tan A बराबर, देखिए इसको हम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है, tan A को या फिर cot B को, tan A को भी चेंज कर सकते हैं, cot B को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर tan A को रहने देते हैं, cot B को चेंज कर देते हैं, तो cot B बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर B है तो B लिख देंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, ये हम लोग चेंज कर दिए इसमें। तो देखिए tan A बराबर अब हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए tan लिखने का जरूरत भी नहीं है, देखिए tan तो ऐसे ही कट जाएगा ना, tan से यहाँ से tan कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा यहाँ A और इधर 90 माइनस B, है ना। अब देखिए यहाँ पर A बचा, ये tan कट गया, ठीक है, tan नहीं है, tan कट गया, तो A बचा और यहाँ 90 माइनस B बचा, तो 90 माइनस B, यहाँ पर A 90 माइनस B। अब देखिए माइनस में है B तो हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो A प्लस हो जाएगा B बराबर 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। आगे अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर का प्रश्न में कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, मतलब इसको बांटना है, ठीक है, अनुपात में।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हल लिखिए और स्केल लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। अब 7.6 सेंटीमीटर खींचना, देखिए यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 7.6 है, तो 7 पॉइंट यह 5 हो जाएगा और यहाँ से ये 6 हो जाएगा। तो इस बिंदु तक यहाँ तक खींचना है, यहाँ से ये हो गया 7.6। तो देखिए ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने यहाँ पर खींच लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी रेखाखंड दिया हुआ रहता है और उसे विभाजित करने के लिए कहता है तो क्या करना है, तो उस रेखाखंड को आपको खींच लेना है। अब इस तरह यहाँ से अंदाजे से यहाँ पर लाइन यहाँ से खींच लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से एक लाइन खींच देना है। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या करना है, अनुपात में जो मान दिया हुआ है उसको दोनों को जोड़ लेना है। 8 5 13 13 है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 1.5 सुई से 13 बार यहाँ से यहाँ तक 13 बार आपको काटना है बराबर बराबर भाग में। तो देखिए मैं 1.5 सुई से नहीं डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए एक यहाँ से छोटा छोटा लेता ना फिर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार मैंने यहाँ पर इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ से 1.5 सुई से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। 13 बार यहाँ पर मैंने इसको विभाजित कर दिया बराबर बराबर भाग में। अब इसका हम लोग नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतिम में जो हम लोग यहाँ विभाजित किए, यहाँ से और यहाँ का इसका अंतिम बिंदु को मिला देना है। तो चलिए मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, स्केल से आपको मिला देना है यहाँ से। अब इसका यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे A B C मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको मापना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जितना डिग्री का कोण यहाँ से बन रहा है उतना ही डिग्री पर क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 5 में, जहाँ पर 5 बार हम लोग यहाँ विभाजित किए हैं ना, यहाँ पर हम लोग उसी तरह करेंगे। यहाँ से नाप लेंगे इतना डिग्री पर और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका जितना जिस तरह यहाँ लाइन आया है, यहाँ पर जिस तरीके से लाइन आया है सेम टू सेम यहाँ पर भी उसी तरह लाइन यहाँ पर खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AB जो रेखाखंड है जो कि 7.6 सेंटीमीटर का था, अब ये 2 भाग में बट चुका है। तो कितना कितना अनुपात में, तो ये 5 और यहाँ से हो गया 8, 5:8 में ये बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप 1.5 सुई से नापते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ऐसे कर देते हैं अंदाज़ा तो फिर लगभग मान निकलेगा। तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो फ्रेंड्स 13 नंबर का प्रश्न यह है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 सेंटीमीटर के कोण पर झुकी हुई हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया और यहाँ पर देखिए त्रिज्या कहा है, तो यहाँ से त्रिज्या हम लोग यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बाद में। पहले देखिए स्पर्श रेखाएं, कितना स्पर्श रेखाएं कहा है, 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। तो और कितना झुका हुआ होना चाहिए 60 डिग्री। तो यहाँ से जो बिंदु होगा, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होना चाहिए, तो 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही खींच देता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 60 डिग्री अभी है। ठीक है, ये 60 डिग्री अभी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ये अभी 60 डिग्री में है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए ये वृत्त है। अब इस वृत्त के यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ है और यहाँ पर स्पर्श रेखा है। यहाँ से हम लोग अगर त्रिज्या 2 त्रिज्या यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे, मिला देंगे, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कोण बच गया, मतलब ये चतुर्भुज बन गया, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, और यहाँ पर एक कोण। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अभी यहाँ 60 डिग्री है नहीं, यहाँ पर कहा है कि 60 डिग्री का कोण झुका होना चाहिए, तो हम लोग अभी ऐसे ही मान लिया 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर कहा है 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 60 डिग्री। यहाँ पर 90 हो गया है, यहाँ भी 90 हो गया। तो देखिए 90 प्लस यहाँ से 90 प्लस इसको चलिए मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और प्लस में वहाँ पर देखिए 60, और टोटल बराबर क्या होता है, तो 360। किसका, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, तो 360 होता है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कितना हो जाए, 90 90 180 और 60 140, ये 140 प्लस x बराबर 360। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 360 डिग्री, अब माइनस करेंगे यहाँ 140 डिग्री, जीरो में जीरो ये आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं, तो अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण अपने आप यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बना लेंगे 120 डिग्री का कोण, तो यहाँ तो 90 होगा ही, यहाँ भी 90 होगा ही, और यहाँ से 60 डिग्री यहाँ बन जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आप यहाँ से पहले ही आप यहाँ से क्या करेंगे, एक बिंदु डाल लेंगे, और ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, अब 14 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक थैले में एक लाल 5 काली 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके, इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, देखिए इसे ए नंबर में कहता है काली है, बी नंबर में लाल है, और सी नंबर में नीली है। तो ये है प्रश्न 14 नंबर का। एक थैले में एक लाल 5 काली 3 नीली गेंद है। निशा क्या करती है, बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद, पहला नंबर काली है, दूसरा नंबर लाल है, तीसरा नंबर नीली है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है संभावित परिणाम। तो देखिए लाल गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या। तो देखिए यहाँ से लाल गेंदों की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीली गेंदों की संख्या है 3 है, और काली गेंदों की संख्या 5 है। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना संभावित हो रहा है, 5 3 8 और 1 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 ए नंबर में। तो ए नंबर में कहा है प्रायिकता काली है, ये इसका निकालना है प्रायिकता। तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या जो है इसमें देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए किसका कहा है, काली का। तो काली कितना है, 5 है ना। तो यहाँ पर हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पर 5 लिख देंगे, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, तो 5 3 8 1 9, मतलब संभावित परिणामों की संख्या वही हो गया कुल परिणामों की संख्या। तो 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर।
फिर आगे देखिए बी नंबर में क्या कहा है, तो बी नंबर में कहा है लाल है, मतलब लाल गेंद का प्रायिकता इसमें निकालना है। अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें लाल गेंद कितना है, तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर में लाल गेंद इसका ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए लाल गेंदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे ऊपर में, और यहाँ कुल परिणामों की संख्या आ जाएगा यहाँ से 9। ये हो गया इसका आंसर 1/9। आगे सी नंबर में देखिए प्रायिकता नीली है, तो सी नंबर में कहा है प्रायिकता नीली है, इसका निकालना है। तो देखिए नीली गेंदों की संख्या कितना है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए नीली गेंदों की संख्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या ये 3 हो जाएगा, और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 9। तो 3/9, इसको हम लोग काट के भी लिख सकते हैं। कितना, 3 का 3, 3 3 9, 1/3। ये हो गया इसका आंसर, फटाफट आंसर आ गया। अब देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है 7 मीटर ऊंचे एक भवन, 7 मीटर ऊंचा है एक भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर है, केबल टावर के शिखर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसमें कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए ये 15 नंबर का प्रश्न में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ये एक भवन है, ठीक है, ये एक भवन है, इस पर कोई टावर लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ कहता है कि यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ से E, ABCDE हुआ है। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ज्ञात करना है यहाँ AB को। तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ का भुजा पता नहीं, ये नीचे वाला भी भुजा, ये भुजा भी पता नहीं। तो त्रिभुज में 2 भुजा पता नहीं रहेगा, तो तीसरा तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें तो एक भी भुजा, त्रिभुज में यहाँ पर भुजा भी नहीं दिया है, यहाँ पर थीटा दिया है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक भुजा पता होता तो थीटा की मदद से निकाल लेते। तो नीचे चलिए, यहाँ पर देखिए 7 मीटर का जो भवन है ये दिया हुआ है, ये भवन जो है यहाँ से यहाँ तक भवन, ये भवन जो है कितना ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। तो देखिए अगर इस त्रिभुज से अगर हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज से, तो क्या होगा, ये वाला भुजा पता हो जाएगा, ये वाला भुजा पता हो जाएगा, तो यहाँ वाला भुजा और यहाँ वाला भुजा तो बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला भुजा पता हो जाएगा तो फिर इस कोण के मदद से और इस भुजा की मदद से हम लोग इस भुजा का मान निकाल लेंगे, मतलब टावर का यहाँ से मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए 7 मीटर यहाँ पर इस भुजा का मान दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर इस भुजा का तो मान पता नहीं, इस भुजा का भी मान पता नहीं, तो बनेगा कैसे, एक भुजा का मान दिया है तो 2 भुजा का मान कैसे निकलेगा, थीटा का मान भी नहीं दिया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोण का मान भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर कोण का मान हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये भी एक रेखा है और ये भी एक सरल रेखा है। 2 सरल रेखा को जब कोई रेखा तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, एकांतर कोण बनता है, आपको पता है। तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण निकल गया। अब देखिए इस कोण के मदद से और इस भुजा की मदद से हम लोग नीचे वाला भुजा को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB और प्लस कर देंगे BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये हो गया टावर का ऊंचाई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल
किस त्रिभुज कर रहे हैं, तो EDC त्रिभुज किसका, ED और यहाँ से ये C, और ये त्रिभुज कैसा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, देखिए चलिए लिख लेते हैं पहले समकोण, समकोण त्रिभुज EDC में, ये समकोण त्रिभुज है, EDC समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग इसी त्रिभुज में हम लोग पहले इस भुजा का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो tan में होता है। तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा लंब, ये लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या है, ED, लंब है ED, और नीचे देखिए DC, आधार क्या है, DC, तो ये हो जाएगा DC। अब आगे देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, बराबर लंब का मान हम लोगों को पता है कितना, 7 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7, और DC का मान पता नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे DC, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस एक के नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो है ना। अब इसको हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए तो DC को एक बार गुना करेंगे तो क्या होगा, DC का DC हो जाएगा यहाँ, और ये 7 का 7, DC का मान निकल गया, मतलब इस भुजा का मान यहाँ से निकल के आ गया, DC का कितना आ गया, तो 7 मीटर आ गया, ये भी 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर आ गया। अब देखिए जब इस भुजा का मान पता चल गया, तो यहाँ भी तो ये भुजा दोनों सेम ही है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी 7 मीटर, ये भी निकल के आ गया। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इस भुजा का मान हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, और यहाँ पर भी थीटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ कोण का मान दिया हुआ है, इस कोण का मान, तो हम लोग इस भुजा और इस थीटा के इस कोण के मदद से इस भुजा का मान निकाल लेंगे, मतलब इसका AB का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज EBA में, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो त्रिभुज ABE में। तो यहाँ से देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटा आधार, यहाँ भी tan का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan यहाँ पर हो जाएगा अब 60 डिग्री, यहाँ थीटा का मान दिया है, कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ, tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पर लिख देंगे क्या होता है, तो tan वही लंब बटा आधार, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार। अब देखिए लंब का मान पता नहीं है, तो यहाँ क्या है, AB है, इसका नाम AB है, तो यहाँ AB है, तो हम लोग यहाँ पर AB लिख लेंगे, तो यहाँ पर AB और बट्टा, यहाँ पर देखिए नीचे अब हो जाएगा आधार, आधार का मान क्या है, BE, क्या है, BE, देखिए BE है, आधार क्या है, BE, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे BE। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर। अब देखिए AB का मान पता है क्या, तो AB का मान पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे AB, और नीचे BE मान, तो BE का मान अभी तो जस्ट निकाले, BE का मान क्या है, 7 मीटर, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 7। अब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा 7√3 बराबर हो जाएगा यहाँ AB, तो AB बराबर क्या हो गया, 7√3, ये AB का मान निकल के आ गया। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, लिखे थे क्या माने थे, AB प्लस BC, तो AB का मान देखिए अभी निकला 7√3 प्लस BC का मान तो पहले से पता है, तो क्या है, 7 है, तो हम लोग इसको हल कर देंगे। देखिए दोनों में कॉमन है 7, 7 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, √3 प्लस 1, ये मीटर में इसका आंसर आ गया। आगे अब है 16 नंबर का प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर में कहता है एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न है 16 नंबर का। इसमें कहता है एक खिलौना है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब उसमें देखिए एक शंकु के आकार का है और वो खिलौना है शंकु का आकार का, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले दिया गया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, r बराबर कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। और ये देखिए फिगर जो है ना इसका कैसा है, ये एक शंकु का आकार का है, ठीक है, ये खिलौना जो है शंकु का आकार का है, इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पर जो है ना क्या लगा हुआ है इसका, ये अध्यारोपित किस पर है, तो ये अर्धगोले पर। और यहाँ त्रिज्या देखिए दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए 3.5 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, और इसका देखिए यहाँ से ये ऊंचाई हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, तो शंकु की त्रिज्या इसका भी r बराबर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या सेम है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। आगे देखिए फ्रेंड्स, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए खिलौना का जो टोटल ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण ऊंचाई ये दिया हुआ है, यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर है ये। मतलब खिलौना का यहाँ नीचे से ऊपर तक पूरा संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं। शंकु का ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या है, तो देखिए हम लोग इस टोटल ऊंचाई में हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, मतलब इस त्रिज्या को हम लोग घटा देंगे, है ना। यहाँ से त्रिज्या से हम लोग घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऊंचाई बचेगा शंकु का। तो यहाँ से हम लोग घटा देंगे किसको, तो त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर है, घटा देंगे यहाँ से 3.5। देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 घटे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा किसका ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई यहाँ से निकल के आ गया अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, एल का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग पहले यहाँ एल निकाल लेंगे। तो एल का फॉर्मूला होता है √h² + r²। तो यहाँ से देखिए h का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, 12 का 12 बार है 44, 144 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा यहाँ पर 12.25 हो जाएगा, इसका 12.25 आ जाएगा इसका। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 156.25। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना आएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, खिलौना का। तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, दोनों को निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए फिगर देखिए यहाँ पर, देखिए फिगर जो है ना यहाँ पर देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने के बाद ही क्या होगा, ये खिलौना का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा पूरा खिलौना का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ बराबर में। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr_l होता है, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² होता है, ठीक है। इसी में हम लोग पुट करेंगे। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 गुना r का वैल्यू क्या है, तो 3.5, l का वैल्यू अभी तुरंत निकालें कितना 12.5, तो 12.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको प्लस, देखिए इसका भी हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं 22/7 गुना, यहाँ 2 भी है, यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 × 22/7 यहाँ हो जाएगा। अब r मतलब 3.5 × 3.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से हो जाएगा 7
5 35, तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ से हम लोग इसको कटा सकते हैं, 7 5 35, 0.5 से यहाँ कट जाएगा ये। तो चलिए यहाँ से अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 5 दूनी 10 के 0 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ से आ गया 11। अब गुना में 12.5 यहाँ से ये बच गया, प्लस करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 22 चौक 44, ये आ गया यहाँ 44। अब इधर बच गया कौन, तो 0.5 और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 12.5, ये 0.5 बच गया और 12.5 इसको लिख दिए आप। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना कितना आया, 11 पॉइंट ये 0 था, ठीक है 11 है टोटल, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 137.5 आ जाएगा, प्लस का इस दोनों को इसको सब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 77। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 214.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब 17 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कहता है 17 नंबर का प्रश्न कहता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार, एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये अर्धगोला है, इस तरीके से अर्धगोला है, ठीक है। इसमें कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस जो है ना अर्धगोले पर इस तरीके से यहाँ पर एक ठोस। अब देखिए इसका जो त्रिज्या जो है ना अर्धगोला का वो कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका ऊंचाई भी कहता है ना कि इसका जो त्रिज्या है इसी के बराबर है, मतलब ये भी तब 1 सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, दिया गया है। तो क्या दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों सेम ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पर देखिए अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई किसका, तो शंकु, शंकु की ऊंचाई बराबर इसका ऊंचाई भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अर्धगोले का और इस शंकु का, इस अर्धगोले का और इस शंकु का दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, या फिर एक साथ में इसको हम लोग आयतन निकाल सकते हैं दोनों का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा, पूरा का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शंकु का, पहले लिख लेते हैं शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन यहीं पर लिख देता है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई को रहने देना है ऐसे ही, क्योंकि पाई के पद में ही इसका आंसर लाना है, तो पाई को रहने देंगे। आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब देखिए 1 का स्क्वायर होगा, त्रिज्या तो आर दिया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच। यहाँ पर देखिए एच का भी वैल्यू क्या दिया, ये हाइट है किसका, शंकु का, तो यहाँ पे
तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1। अब देखिए +2/3, यहाँ पर पाई रह जाएगा, r³ मतलब यहाँ देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1/3 पाई, ये तो सब 1 ही हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे इसको तो सब वही आ जाएगा, +2/3 पाई, यहाँ से हम लोग क्यूब करेंगे 1 का तो क्या होगा, वही होगा, तो छोड़ देंगे इसको। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से आ जाएगा 3, ऊपर में नहीं होगा, नीचे होगा, π/3 प्लस यहाँ से 2π/3। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों का एलसीएम वही आएगा, सेम आएगा। अब देखिए ऊपर में पाई प्लस 2π, अब इस दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3π। 3π/3 इज इक्वल टू, देखिए 3 3 से कट जाएगा, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे इस तरीके से दिया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है। जीरो से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग अंतराल है। और यहाँ पर देखिए ये 5 है बारंबारता में, 8 है, 10 है, 3 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 6 है। बस ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद है बारंबारता एक बनाना होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और एक होता है fx निकालना होता है। तो देखिए इस तरीके से होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बारंबारता को यहाँ से f से इसको सूचित करते हैं, और वर्ग चिन्ह को x से, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर fx हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं वर्ग अंतराल क्या क्या था। 0 से 10 था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 5, 8, 10, 3, 8, 6 इस तरीके से दिया हुआ है। बारंबारता भी भर दिए, वर्ग अंतराल भी भर दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2। ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2, मतलब ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, बस ये वर्ग चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर देखिए 0 को और 10 को जोड़ने पर क्या आता है, 10, 10 को 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा 5, यहाँ भर देंगे 5। 20 और 10 को जोड़िए, 20 10 30, 30 को 2 से भाग लगाइए, आ जाएगा यहाँ से 15, 15 दूना 30, 30 20 50, 50 को 2 से भाग लगाइए, आ जाएगा 25। 40 30 70, 70 का भाग कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 35। उसी तरह यहाँ 50 और 40 90, ठीक है, तो 90 को भाग लगाएंगे 2 से तो 45 हो जाएगा। 60 और 50 तो 110, 110 को 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, तो f का और x का, fx यहाँ पर निकालना है, तो हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 25, ये 15 8 20 7 से 120 आ गया। अब यहाँ देखिए 25 धन ये हो गया 250, ये 35 दिया हो जाएगा 105 है, और 45 8 360 हो जाएगा, 45 8, और 55 को 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 330। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, fx को यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, देखिए 1190, टोटल इसको जोड़ने पर क्या हो गया 1190 आ जाता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है माध्य का। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माध्य बराबर क्या होता है, तो समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ। इसी में हम लोग पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए समेसन एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, तो समेसन एफ एक्स मतलब यहाँ पर जो एफ एक्स का जो वैल्यू है टोटल, इसको सम कर देना है, तो इसीलिए यहाँ पर समेसन का मतलब है सम, योग, मतलब उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 1190 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1190। बट्टा में देखिए यहाँ पर देखिए समेसन एफ, समेसन लग गया मतलब योग हो गया, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर बारंबारता को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से आता है 40, ठीक है, तो 40 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 29.75। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न, और ये इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कहता है, इसमें कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, और इसका नीचे में है बारंबारता। तो इस तरीके से है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है वर्ग अंतराल ऊपर में और नीचे बारंबारता है। यहाँ से इसमें है 10 से 25, और इसमें है 25 से 40, 25 से 40, फिर है 40 से 55, आगे है 55 से 70, फिर 70 से 85, उसके बाद 85 से यहाँ पर है 100। अब देखिए यहाँ नीचे में बारंबारता है, तो यहाँ है 2 3 7 6 6 और यहाँ से 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसे माध्यिका ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो चलिए यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ये हो गया वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, और एक संचयी बारंबारता का जरूरत होता है, संचयी बारंबारता, इसका भी जरूरत होता है। यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो देखिए इसमें पहला क्या था, तो 10 से 25, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10 से 25, और ये है 2, फिर है 25 से 40, बारंबारता है 3, फिर है 40 से 55, और इसका बारंबारता में है 7, आगे है 55 से 70, और इसका बारंबारता में है 6, फिर है 70 से 85, और इसका भी है 6, उसके बाद है 85 से 100, इसका भी है 6। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंस, और ये है सी एफ, मतलब ये संचयी बारंबारता। तो चलिए सबसे पहले संचयी बारंबारता को यहाँ भर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे भरते हैं, तो देखिए ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में बारंबारता में 2, तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 को और 3 को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यही तरीका है। 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ये तो 5 भर देंगे यहाँ। अब 5 और 7 को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो 5 और 7 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 12, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 12। अब 12 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 6 24, ठीक है, ये हो गया 24, 24 और 6 आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से n जो होता है ना फ्रेंड्स, n बराबर ये 30 आ गया, ठीक है। इसको भी आप जोड़िएगा ना यहाँ से बारंबारता को, तो 30 ही आएगा। देखिए 6 6 12 6 18, 18 यहाँ से 2 20, 20 7 27, 27 3 30,
ये यहाँ से भी 30 आता है। तो बस यही हो गया n। अब देखिए n का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन n/2 का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। तो देखिए n का वैल्यू तो आ गया, ठीक है, तो हम लोग n/2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। n/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू 30 है, तो 30/2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग काट के 15 लिख लेंगे। n/2 का वैल्यू यहाँ से आ गया। n/2 का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने n/2 का वैल्यू निकाल लिया है। चलिए आगे अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए फ्रेंड्स, देखिए n/2 या फिर आप कह सकते हो 15 से ठीक अधिक, मतलब थोड़ा सा बड़ा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, 15 से थोड़ा सा बड़ा वाला संख्या को देखना है। अधिक वाली संचयी में देखना है। किस में देखना है फ्रेंड्स, तो संचयी बारंबारता में देखना है। कौन है, देखिए, तो यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता ये है, तो इसमें 15 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो थोड़ा सा बड़ा 18 है। कौन है, 18 है ना। तो इसी लाइन में हम लोग को अब सारा चीज वैल्यू इसी लाइन से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, इसी लाइन से सारा पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अधिक वाली संचयी बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग अंतराल, अब देखिए इसका वर्ग अंतराल क्या है, तो यहाँ देख लेते हैं इसका वर्ग अंतराल, देख लीजिए। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल यहाँ है, तो 55 से 70 यही है इसका वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 55 से 70 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस लाइन में हम लोग, और यहाँ हम लोग बारंबारता वाला में देखेंगे, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं f। क्या बोलते हैं, f, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो निम्न सीमा है, मतलब नीचे वाला वैल्यू, ठीक है, बारंबारता में, इस लाइन में बारंबारता में जो निम्न सीमा है, इसको हम लोग बोलते हैं l, ठीक है। और इसका अंतर जो होता है, इसका अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका अंतर को h बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 70 और 55 के बीच में कितना अंतर है, तो 15 का अंतर है, ठीक है। तो ये 15 निकल के आ गया, किसका वैल्यू, h का, मतलब इसका डिफरेंस यहाँ, मतलब इसका बीच में जो अंतर है डिफरेंस, वो यहाँ से l निकल के आ गया, यहाँ से h आ गया, यहाँ से f आ गया। अब देखिए तो n/2 का वैल्यू जो निकला उससे थोड़ा बड़ा संख्या कौन है, तो 18। तो 18 के सीधा ऊपर वाला देखना है, तो ऊपर में कौन है, 12, इसी को CF बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से CF का भी वैल्यू पता चल गया। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, ये जान लीजिए पहले, L + n/2 - CF, और यहाँ से पूरा में, यहाँ पर बट्टा में F, और यहाँ पर इंटू में H, ठीक है। इसी में हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए L का वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्या, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं L का वैल्यू क्या निकाले हैं। तो देखिए L का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए 55, निम्न सीमा को ही हम लोग बोलते हैं L, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 55 लिख लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में। तो यहाँ देख लेते हैं फॉर्मूला कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 55 लिखेंगे। अब प्लस है यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में, तो प्लस लिखेंगे। n/2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ से देख लीजिए n/2 का वैल्यू क्या है, 15, तो यहाँ हम लोग 15 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए -CF, तो CF का भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देखिए, तो CF का वैल्यू क्या है, 12, तो CF का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12, ठीक है। और नीचे देखिए F, तो F का भी वैल्यू निकाले हैं, तो F का वैल्यू कहाँ है, उसको भी देख लेते हैं F का वैल्यू। तो देखिए यहाँ F का वैल्यू 6 है, तो चलिए यहाँ पर 6 लिख लेते हैं F का वैल्यू। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और बाहर में इंटू है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू मतलब गुना है। H का वैल्यू क्या है, तो देखिए H का वैल्यू भी हम लोग यहाँ डिफरेंस निकाले अभी कितना, तो 15 का डिफरेंस है, किसमें, तो वर्ग अंतराल में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंटू कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई चिन्ह दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ से 55 लिखेंगे, प्लस करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे और वहाँ सॉल्व करेंगे, तब बाहर आएंगे। 15 में 12 घटाएंगे तो 3, और बट्टा में यहाँ 6, और गुना में 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ से आ गया 55 प्लस, अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे 15 को, मतलब 15 का आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7.5, मतलब 7.5 आ जाएगा।
अब इसको जोड़ेंगे तो 55 7 हो जाता है 62 और यहाँ दशमलव इधर 5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 10th टर्म 2 का मैथ सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि उसे भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।